नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं, कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की। आज जो है मल्टी ग्रेड जो एसएसटी वाले हमारे बच्चे, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं। आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है उसकी विवेचना करना। 12 अंकों का प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। और आप लोग के टॉपिक में निर्वाचन आयोग दिया भी गया है, तो ऐसे में ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले संस्थान जो है वो कुछ नए बैचेस लॉन्च किया है। सबसे पहला तो जो हमारे यूपी टीजीटी के बच्चे हैं जिनका पेपर खराब हुआ है, वो कहीं से निराश ना हो। वो एक नई वैकेंसी आ रही है, बहुत शानदार वैकेंसी आ रही है। जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके आयोग के चेयरमैन ने उसको कहा भी है, प्रशांत कुमार जी ने, कि हम नई भर्ती के विज्ञापन पे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो जुलाई में नई वैकेंसी आनी तय है और ये 20,000 प्लस वैकेंसी है। तो ऐसे में जो आपका इधर नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप कर सकते हैं। जुलाई में आ रहा है तो एक महीना अगर सब कुछ करिए कि 15 अगस्त 20 अगस्त तक आपको फॉर्म भराया जाएगा, तो 2-2.5 महीने के बाद आपका पेपर होना है। मतलब अगर अक्टूबर, सरकार की तो यही मंशा है, आयोग की यही मंशा है कि अक्टूबर तक चीज़ें हो जाए। अगर अक्टूबर तक नहीं हुआ तो नवंबर तक तो होना तय है। तो ऐसे में आप लोग जो है समृद्धि आईएएस की जो टीजीटी पीजीटी बैच जो शुरू हो रहा है 16 जून से, तो उसमें आप लोग एडमिशन लें। और जो आप लोग बॉर्डर लाइन में रह गए या 10-15-20 नंबर से भी कम रह गए, वो गैप यहाँ पूरी तरीके से फुलफ़िल कराया जाएगा। और ये जो क्लासेज होगी ये हमारे एप्लीकेशन पे होगी। तो ऐसे में आप लोग इससे जुड़े, इसका लाभ उठाएं। और नामांकन शुरू हो गया है। स्टार्टिंग के जो 100 बच्चे हैं उनको इसमें बहुत ज़्यादा रियायत भी दी जाएगी। फीस में आपको दिख रहा होगा कितना छूट है। तो अभी आप लोग जो है इस पर जुड़े। और फिर पीसीएस का हमारा बैच चल ही रहा है, पेपर 5 से स्टार्ट हो चल रहा है। और दूसरा जो हमारा बैच है एलटी मेंस को लेकर के, वो भी चल रहा है। तो ऐसे में जो विद्यार्थी जिस के लिए जुड़ना चाहें, पीसीएस वाले बच्चे पीसीएस मेंस बैच के लिए जुड़े, एलटी वाले बच्चे एलटी मेंस बैच के लिए जुड़े, और यूपी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे ज्वाइन करें, जो 16 तारीख से बैच स्टार्ट है। तो सूचना समाप्त हुई। देखिए, ये तो कॉपियाँ कैसे आपकी चेक होती है इसके बारे में दिखाया गया है। और फिर ये जो जो हम मॉडल उत्तर डेली देते हैं वो भी आपको यहाँ देखिए दिया गया है कि मतलब मेंस में क्या है कि हम डेली आप कॉपी चेक करेंगे, फिर आपको मॉडल उत्तर भी देते हैं। आइए अब प्रश्न देखते हैं कि आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचना करना। 12 अंक का प्रश्न, और 12 अंक के प्रश्न में आपको पता ही है कि इसे जो है 200 शब्दों में लिखना होता है। देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ आपका जो है शब्द सीमा थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। देखिए, उसका कारण ये कि हम यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करके जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि जितना आप करके जाएंगे सब वहाँ जो है परीक्षा में आप कर पाएंगे। समझ रहे हैं। तो इसीलिए एक रणनीति होती है कि आप यहाँ ज़्यादा पढ़ें, तब जा कर के अगर आप यहाँ 10 पॉइंट पढ़ के जाते हैं तो मुख्य परीक्षा के उस प्रेशर में तब आप 6-7-8 पॉइंट तक जो है इजीली निकाल सकते हैं। 1-2 तो स्किप हो ही जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा पढ़ें। और ज़्यादा पढ़ना मतलब ये तो ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना खा लिए तो अपच हो जाएगा। जितना ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। परीक्षा में आप उतनी ही जो है सहूलियत वाली स्थिति में रहेंगे। तो इसीलिए पढ़ने से मत भागिए। यदि आप लोगों ने इसके लिए प्रयास किया है कि भाई हमको पीसीएस बनना है, हमको शिक्षक बनना है, तो फिर इतनी शानदार जो आपके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा आप इंट्रो दीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 आप लोग पीटी में पढ़े ही होंगे, के तहत उल्लिखित भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो देश की चुनावी प्रक्रियाओं का संचालन निष्पक्षता पूर्वक करता है। तो आप बता रहे हैं ना कि आर्टिकल 324 में हमारा जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, और ये देश में चुनाव का संचालन करता है कैसे, निष्पक्षता पूर्वक। इसी निष्पक्षता पूर्वक चुनाव संपन्न कराने के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता की महती भूमिका होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऐसे ही आप अपने
लड़के कहते हैं ना विद्यार्थी की सर भूमिका कैसे लिखे, तो भूमिका बस ऐसे ही जो थोड़ा बहुत आपके पास फैक्ट है उसका उपयोग करते हुए। फिर जैसे निर्वाचन आयोग के बारे में है, तो निर्वाचन आयोग आप लोगों ने पीटी में खूब रटा है 324, तो उसको लिख दीजिए कि 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान है जो निष्पक्षतापूर्व जो है चुनाव कराता है। और इस निष्पक्षतापूर्व चुनाव कराने में जो है आदर्श आचार संहिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हो गया आपका भूमिका, जो भूमिका को लेकर के आप लोग डरते रहते हैं। अब चूंकि आदर्श आचार संहिता पे जो है प्रश्न है, तो आदर्श आचार संहिता चुनाव से पहले राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का क्या है, तो एक समूह है। तो आदर्श आचार संहिता क्या है, देखिए इसमें आपने बताया कि चुनाव आयोग के बारे में यहाँ, और यहाँ आप बता रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या है, और आपको भी ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, तब एग्जामिनर के मन में ये रहता है कि नहीं बच्चा जो है वो जान रहा है चीज़ों को, मतलब हवाई बातें नहीं कर रहा है। तो आदर्श आचार संहिता के बारे में बताइए कि चुनाव से पहले राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को एक तरीके से मैनेज करने के लिए ये लाया जाता है, और इसमें जो है एक दिशा निर्देश दिया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की जाती है जिसे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को इसका पालन करना होता है। जो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा तक लागू रहता है। मतलब ये आदर्श आचार संहिता जो लागू होती है वो कब लागू होती है, तो चुनाव कार्यक्रम की जो घोषणा जब आयोग देता है कि भाई हम इस तरीके से इतने चरणों में हम चुनाव करा रहे हैं, तब से आदर्श आचार संहिता लागू होती है। और ये कब तक लागू रहती है, तो चुनाव परिणाम तक ये लागू रहती है। अब थोड़ा सा आप देखिए कि आदर्श आचार संहिता का विकास, ये केवल हम आपको यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं कि भाई आदर्श आचार संहिता ऐसा नहीं कि जब हमारा पहला चुनाव हुआ था उसी समय ये आ गई थी, नहीं, इसका विकास हुआ। कैसे हुआ, तो आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी, तो 1960 में केरल विधानसभा में। कभी भी आप लोग के सिविक्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या पीसीएस वाले बच्चे पीसीएस के लिए इसको देख सकते हैं। तो 1960 में सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी, केरल विधानसभा में। केरल प्रशासन द्वारा तैयार की गई इस संहिता में चुनावी सभाओं, भाषणों और नारों आदि के बारे में राजनीतिक निर्देश दिए गए थे। तो सबसे पहले तो केरल की विधानसभा में ये हुआ था, और वहाँ जो है केरल प्रशासन ने इसको लेकर के तैयार किया था कि जो राजनीतिक दल हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो कैसे भाषण देंगे, कैसे नारा देंगे उनका। भाई चुनाव में क्या होता है कि लोग बहुत ही उल जुलूल टाइप में हरकत कर जाते हैं। मतलब अब चुनाव आएगा, अभी यूपी में 27 में चुनाव है, आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाते हैं, और कभी कभी तो ये बहुत हद तक जाता है, मतलब व्यक्तिगत जीवन को टारगेट किया जाता है, मतलब पत्नी तक को नहीं छोड़ते हैं। और इसीलिए देखिएगा उसके बाद लोग मानहानि का दावा करते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। तो उसीलिए ये लाया गया था कि भाई जो है चुनाव में एक शुचिता बनी रहे। 1962 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिए आचार संहिता का प्रारूप भेजा। अब दूसरा प्रयास क्या हुआ, चूँकि केरल में इसका सफल प्रयास हुआ, केरल में इसको मतलब चुनावी शुचिता से जोड़ के देखा गया और इसका अच्छा रिजल्ट आया। तो इसी के तहत अगला प्रयास 1962 में किया गया। जो चुनाव आयोग है वो सभी मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उनको भेजा, और फीडबैक के लिए राज्य सरकारों को भी भेजा, जिसे बाद में देश के सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। और फिर उसी के बाद से ये जो आदर्श आचार संहिता है तो इसका पालन किया जा रहा है। और आप लोग अक्सर टीवी में देखते होंगे कि भाई अब आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। तो ऐसे में संविधान जो निर्वाचन आयोग है उसकी शक्तियाँ भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है। और जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, तो उन पे कई प्रकार के अंकुश लगाए जाते हैं कि भाई आप इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, अगर आप कोई भड़काऊ भाषण देंगे तो उसको आयोग संज्ञान में लेगा, और आप उसके लिए दंडित भी हो सकते हैं।
तो आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में चुनाव आयोग की भूमिका देखिए, पीछे जो मैंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का जो विकास हुआ तो वो केवल आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। आप अपने मुख्य परीक्षा में चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर संक्षेप में एक दो पॉइंट में बता दें कि भाई केरल में शुरुआत हुआ, फिर 62 के चुनाव में इसकी थोड़ा सा व्यापकता बढ़ी और उसके बाद से तो ये अनवरत जारी है। तो निर्माण एवं विकास में तो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने 1960 में आदर्श आचार संहिता की तैयारी की। तब से चुनाव आयोग मतलब 60 में तैयारी करता है, उसके बाद 62 से तो चीज़ों को ये प्रभावी बनाया जाता है और तब से लागू है। तो ये तो मैंने पीछे बता दिया। चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता को लागू करने तथा राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकारी अधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता को लागू करने तथा राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकारी अधिकारियों द्वारा जो है इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। यद्यपि आदर्श आचार संहिता कानूनी रूप से लागू करने की योग्य नहीं है। मतलब अगर कहा जाए तो ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई नियम कानून है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर चीज़ें आधारित हैं। लेकिन फिर भी इसके उल्लंघन पे क्या है कि निर्वाचन आयोग कुछ कठिन निर्णय लेता है या कठोर कार्रवाई कर सकता है। तो वही आप बता रहे हैं, फिर भी चुनाव आयोग के पास उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का क्या है तो अधिकार है, जिसमें चेतावनी देना, फटकार लगाना एवं गंभीर मामलों में चुनाव रद्द करना भी शामिल है। मतलब अगर आदर्श आचार संहिता का आप कोई गंभीर उल्लंघन करते हैं तो ऐसे में आपका जो है चुनाव भी कौन रद्द कर सकता है तो निर्वाचन आयोग रद्द कर सकता है। और चेतावनी देना, फटकार लगाना ये तो चुनाव के दौरान खूब होता है। हालांकि इस पर भी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो आरोप लगाती हैं निर्वाचन आयोग पे कि ये सरकार के इशारों पर केवल विपक्षी दलों को परेशान कर रहा है, सत्ता पक्ष पे कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये थोड़ा सा पक्षपातपूर्ण रवैया निर्वाचन आयोग का देखने को भी मिलता है चुनाव के दौरान में, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कहीं से ठीक नहीं है। फिर जागरूकता का प्रसार, तो जो आदर्श आचार संहिता ये क्या करता है तो यह देश भर में विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमिनारों एवं मीडिया अभियानों के माध्यम से राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों एवं जनता के बीच आदर्श आचार संहिता के प्रति जागरूकता पैदा करता है। तो जो निर्वाचन आयोग होता है वो, जब आप देखे होंगे जब चुनाव आएगा तो कोई न कोई उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, वो मतदान के लिए प्रेरित करते हैं मतदाताओं को। इसके साथ साथ उम्मीदवारों को भी मतलब ये उसमें शामिल होता है गाइडलाइन कि भाई कैसे कैसे आप नियम कानून के तहत काम करेंगे, कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे ताकि जो है सांप्रदायिक उन्माद ना पैदा हो और इसका ध्रुवीकरण किसी एक पार्टी या एक धारा के लोगों को हो जाए। तो ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा किया जाता है। फिर निगरानी एवं शिकायत निवारण में चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निगरानी तंत्रों की स्थापना करता है, जैसे सामान्य पर्यवेक्षक, व्यय पर्यवेक्षक और उड़न दस्ते। तो मतलब अगर आदर्श आचार संहिता का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो चुनाव के दौरान आप देखे होंगे, सपोज के लिए अभी यूपी में चुनाव होना है तो यहाँ भारत भर से जो IAS IPS अधिकारी होते हैं उन्हें पर्यवेक्षक बना करके विभिन्न जिलों में भेजा जाता है और वो काफ़ी प्रभावी भूमिका में उस समय आते हैं। क्यों भेजा जाता है? ताकि जो स्थानीय सरकार है और तो जो IAS IPS अधिकारी होते हैं वो उसके प्रभाव में रहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके प्रभाव में आकर के चुनाव जो है वो प्रभावित हो जाए सत्ता पक्ष के। इसी तरीके से आप देखते हैं कि चुनाव होता है तो जो पुलिस का प्रमुख होता है या मुख्य सचिव होता है, निर्वाचन आयोग उसे हटा देता है, मतलब DGP को हटा दिया जाता है और निर्वाचन आयोग अपने हिसाब से DGP की नियुक्ति करता है। मतलब उसके पीछे का कारण यही है कि चूंकि जो पहले DGP थे वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे और कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है राज्य सरकार के फेवर में काम करते हुए पाया जाए। तो इसीलिए ये सब चीज़ें खूब होती हैं। मतलब जिले के जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जो DM होते हैं, वही उस समय जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू होती तो आपको पता ही होगा कि वही जो है निर्वाचन अधिकारी हो जाते हैं। और इन जिला निर्वाचन अधिकारियों का भी जो है
चुनाव आयोग भर भर के तबादला करता है। मतलब कहीं से उसको लगता है कि इसमें पक्षपातपूर्ण चीज़ें इनसे हो रही है तो तुरंत उनको हटा करके एक स्वच्छ और ईमानदार छवि के अधिकारी को उस दायित्व पे लाता है। तो ये सारे प्रयास होते हैं चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता को पालन कराने में। फिर उड़न दस्ते व्यय पर्यवेक्षक, भाई व्यय पर्यवेक्षक इसलिए नियुक्त होते हैं कि आप लोग को पता ही होगा कि चुनाव में चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा, उसके लिए व्यय की एक सीमा तय कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि आप जो है 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ खर्चा कर दे जिसके पास बहुत पैसा हो। इस तरीके से तो जो पैसा वाला होगा वही चुनाव जीत पाएगा। हालांकि जो व्यय की सीमा है वो बहुत मतलब इतना, अब 80 लाख करीब है चुनाव इसमें और 42 या 45 लाख करीब विधानसभा में है। तो आप ऐसे सोचिए कि इतना तो जनरली खर्चा कर ही देते हैं। और कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो इससे ज़्यादा मतलब दिखाने में तो दिखाएंगे कि हमारा 80 लाख हुआ, लोकसभा में 40-42 लाख हुआ, विधानसभा में, लेकिन आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब वर्तमान में अगर आपको सांसद बनना है तो कम से कम 10 करोड़ रुपया आप रख लीजिए, विधायक बनना है तो 4 करोड़ रुपया। तो इतना पैसा खर्चा तो होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि व्यय पर्यवेक्षक होते हैं, वो मैनेज्ड होते हैं, क्या होते हैं, मतलब खर्चा तो हो ही जाता है। लेकिन चुनाव आयोग जो है अपने स्तर पे प्रयास करता है कि उस पर अंकुश लगाया जाए। और इसी तरीके से आप देखते होंगे कि चुनाव के समय में जब चेकिंग होती है तो खूब भर भर के क्या होता है, जो पैसा होता है वो जब्त किया जाता है, फिर वाइन जब्त होती हैं ताकि मतलब उम्मीदवारों को लुभाया ना जा सके, पैसा ना बांट दिया जा सके बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना के साथ साथ शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी संचालन कर रहा है। मतलब निर्वाचन आयोग जो है स्वस्थ चुनाव कराने के लिए और आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए वो क्या करता है, तो जब जहाँ चुनाव होता है वहाँ एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना होती है जहाँ से सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग होती है बढ़िया से। और फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो वो ऑनलाइन पोर्टल पर उसका शिकायत कर सकते हैं और आयोग उसमें त्वरित कार्रवाई करता है। फिर उन्नत तकनीकों का प्रयोग, चुनावी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया, सी विजिल मोबाइल ऐप, इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया का भी उपयोग कर रहा है। आप देखेंगे जैसे चुनाव आएगा तो चुनाव आयोग सोशल मीडिया, जो सी विजिल मोबाइल ऐप है या इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में तमाम तरीके से विज्ञापन देता है। जो उसके पदाधिकारी आते हैं वो पॉडकास्ट करते हैं, वो इसके बारे में चर्चा करते हैं और अपनी रणनीतियों के बारे में अवगत कराते हैं। तो ये सारे प्रयास निर्वाचन आयोग द्वारा होते हैं, किस लिए कि आदर्श आचार संहिता का जो है वो उल्लंघन ना होने पाए, उसका पालन हो। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के विकास, कार्यान्वयन और प्रवर्तन में क्या करता है, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बस चुनाव आयोग ने जो है आदर्श आचार संहिता बना दिया, कुछ कुछ पॉइंट दे दिया और कह दिया कि आप लोग जो है इसका पालन करिए, नहीं। इसके लिए क्या करता है कि वो इसका विकास तो करता है, साथ साथ कार्यान्वयन भी करता है और प्रवर्तन करता है। और उसको लगता है कि कहीं इसका उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ जो है वो दंडनीय कार्रवाई भी करता है। दंड के तहत वो इतना कर सकता है कि जिस क्षेत्र में लग रहा है कि वहाँ चीज़ें फेवर में नहीं हुई या चुनाव आयोग को लग रहा है कि चीज़ें गलत तरीके से हुई हैं तो वहाँ का चुनाव तक भी रद्द होता है। और आप लोग देख रहे होंगे कहीं कहीं चुनाव के दौरान में 1-2 बूथ ऐसे होते हैं या 1-2 विधानसभाएं लोकसभाएं ऐसी होती हैं जहाँ चुनाव को जो है वो रद्द किया जाता है और उसका पुनः निर्वाचन होता है। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में आप देख रहे होंगे जो मालदा सिटी के थे वहाँ चुनाव जो है वो रद्द करा के दोबारा कराया गया। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो चलिए इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी दी है। अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। और अभी स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए ऑफ़र भी है, तो आप लोग इसलिए जल्दी जुड़े क्योंकि जुड़ना तो आप लोग को है, तो जल्दी से जुड़ेंगे तो आपको ऑफ़र का लाभ मिलेगा। बाद में वो नहीं दिया जाता है तो आप लोग जो है फिर ब्लेम करते नहीं सर मुझे पहले वाला दे दीजिए। लेकिन जब आपको बार बार कहा जाता है कि आप लोग तय समय में अपना नामांकन करा लो तो क्यों नहीं कराते हैं, तो करा लें।
और सबसे अंत में आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो 7303307507 पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, तो इसके लिए भी तो इसके लिए भी जो है आप देख सकते हैं, चाहे हमारा समृद्धि आईएएस का यूट्यूब, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।